जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट में द एक्सपीरियंस मैटर्स के। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो आपके सामने जो लाइफ के ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव लेके आएंगे जिनसे आपको लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या लोगों की बातें एज फिलोसफिकल सुनते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि अपनी लाइफ को जिए या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम कीजिए जिससे कि आपको लगे कि आप एक लाइफ जी रहे हैं, आप सिर्फ ज़िंदगी काट नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ आज ऐसी एक पर्सनैलिटी हैं। आइए स्वागत करते हैं मनदीप कुमार का। मनदीप कुमार साहब नमस्कार जी, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। धन्यवाद। एक्सपीरियंस मैटर्स में हम लोगों के लिए एक जो लाइफ में उनके एक्सपीरियंस रहे हैं वो रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जैसे आपका हमें पता है, हम साथ में रहे भी हैं, साथ में नौकरी भी की हैं। तो शुरू करते हैं आपकी लाइफ से। कहाँ से निकल के कैसे आपने लाइफ शुरू की, सिक्योरिटी में कैसे आए और सिक्योरिटी के बाद आप ई कॉमर्स में ही क्यों गए? तो मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ बेसिकली, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, मेरा भाई छोटा भाई भी आर्मी में, मेरे ताऊ चाचा, तो एक पूरा फैमिली का बैकग्राउंड वो आर्मी का है। ओके। और उसमें स्पोर्ट्स का भी है, ये लोग आर्मी में स्पोर्ट्स करते हैं तो थोड़ा एक अच्छा माहौल है कि आप स्पोर्ट्स खेलते रहते। पढ़ाई एक दूसरे पर्सपेक्टिव की वजह से कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंस रखता है, बोलते हैं घर वाले, बट वो इक्वली वैल्यू करते हैं कि आप खेलते कूदते रहें, फिजिकली आप फिट रहें, और बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसको घर पे भी। तो एक कॉम्पिटिटिव इन फिजिक यू कैन से कि एक एनवायरनमेंट मिला कि जहाँ पे बचपन में कुश्ती कबड्डी खेलते थे, साथ में भाई अगर थोड़ा बड़ा है 2 साल का, 2 साल कोई छोटा है तो उसके साथ आपस में कुश्ती करवा देते हैं, रेस करवा देते थे। तो ये चलता रहता था, एक बड़ा अच्छा माहौल है, परिवार एक जगह पे है सारा। तो उसमें से निकल के फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया चूरू लोहिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से। उसी टाइम पे स्पोर्ट्स में हम गए, वॉलीबॉल खेले, हैंडबॉल खेला, वहाँ पे क्रॉस कंट्री की, मेरी बीकानेर यूनिवर्सिटी थी, तो काफ़ी जगह पे हमें खेलने का मौका मिला, काफ़ी जगह हम गए, काफ़ी टीम्स हमारे पास आती, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद एनसीसी का मैं ऑल इंडिया सीनियर रहा 2 कैंप्स में, एक एनआईसी मेरा, एक ट्रैकिंग कैंप मेरा नैनीताल, और एनआईसी अरुणाचल। तो एक लाइफ का अलग एक्सपीरियंस होता है, एक आपको लीडरशिप का वो मिलता है कि कैसे लीड करना है लोगों को। राइट। और अलग अलग लोगों को, एनआईसी में पूरे भारत की डायरेक्टरेट आती हैं कि उन सब जगह से एनसीसी के जितने भी स्टेट हैं सबके जेडी कैंडिडेट भी थे, एसडी भी थे, तो उन डिविजन्स को ऐड करने का मौका मिलता है। तो एटलीस्ट आपको एक मौका मिलता है कि हाँ, आप बीइंग ए लीडर, ये आई थिंक ग्रूमिंग का एक पार्ट है फिर आपका, या फिर आपको एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो बेस क्रिएट होता है वहाँ से। तो मैं उसमें भाग्यशाली रहा, मैं कह सकता हूँ कि मुझे 2 कैंप्स में मिला। दूसरा ट्रैकिंग कैंप था नैनीताल का, तो 10 से 12 दिन काठगोदाम से हमने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, और उसके बाद वापसी हमारी वहीं पे थी। तो वो एक बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे, काफ़ी अच्छे लोगों से मिले, डाइवर्सिटी थी वहाँ पे, लोगों की ओपिनियन में भी थी, उनके खाने में थी, उनके पहनावे में थी। वैसे तो सारे एक ही ड्रेस पहनते, बट एटलीस्ट देन होगी किस तरीके से हम, लैंग्वेज अलग अलग थी, राइट। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने फिर एमबीए किया। एमबीए मैंने जयपुर से किया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो उसके दौरान थोड़ा काफ़ी अच्छे प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात हुई जिनका अपने क्षेत्र में नाम था। उसके बाद में मैंने फिर रिलायंस को ज्वाइन किया एज ए सिक्योरिटी। अच्छा, अभी आप बताया कि आपके परिवार में पूरा आर्मी का बैकग्राउंड, तो आपने आर्मी नहीं ट्राई किया उस टाइम? मैंने ट्राई किया आर्मी एक बार मैंने भोपाल में एसएसबी दिया और मैं स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद फिर मैंने ज़िंदगी की दूसरी राह चुनी। हाँ, क्योंकि वो ठीक है, वो ट्राई किया मतलब, और आज भी मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन इंडियन आर्मी का भी उतना ही नुकसान हुआ कि दे लॉस्ट आई थिंक द रीजनेबल पर्सन। हाँ, तो ये एक पार्ट रहा उसका, मैंने ट्राई किया एक बार। ठीक है, तो रिलायंस की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? रिलायंस मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद 2008 टू 2010 मेरा एमबीए था, तो रिसेशन था उसमें उस टाइम पे ना। तो जब हमने एमबीए शुरू किया तब हमें एज ए ट्रेनी कंपनीज आर टेकिंग अस की 20 या 22 के हम दे देंगे, और जब हमने ख़त्म किया तब वो कह रहे थे 12 से 15 दे देंगे।
तो वो डिक्रीज था उसमें, सैलरी में भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं मार्केट में, कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, न्यू कमर्स को कोई भी ज्वाइन करवा नहीं था, एक्सपीरियंस था नहीं। देन दूसरा, फिर जिस भी कंपनी में जाते थे, इंटरव्यू देते थे, तो वो बोलते थे कि यार इंटरव्यू अच्छा है, आपकी एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपका पर्सनैलिटी वो मार्केटिंग वाला है नहीं। मेरा MBA मार्केटिंग एंड HR से है, कि आपका पर्सनैलिटी पुलिस वाला है, आपका आर्मी वाला, बिकॉज जब आपके बिल्ड से हाँ वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो एक पार्ट रहा कि आप 3-4 जगह जाओ, आपको बोलेंगे यू आर राइट पर्सन बट नॉट फिट फॉर दिस जॉब, क्योंकि आपका फिजिक अलग तरीके से, आपका ओरा है वो, दैट इज नॉट एज पर द मार्केटिंग रिक्वायरमेंट। तो एक अब हो सकता है उनका एक अलग क्राइटेरिया रहा हो, बट उसके बाद आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा फिर इस तरीके से चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। दूसरा, एक सेट माइंड सेट है लोगों का कि एक बड़ा यू कैन से पोलाइट और बड़ा ऐसा फेस होना चाहिए जो कि बहुत ही एम्पैथेटिक फेस होना चाहिए, तो वैसा है नहीं, बाई नेचर नहीं है उसमें। आई कैन नॉट डू मच इन दैट, राइट। देन फिर रिलायंस का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका, तो वो फिर मैंने किया 2011 में। उसमें काफ़ी उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुए, फिजिकल टेस्ट हुए, रिटन टेस्ट थे, एक जर्नी थी वो। देन उसमें वो उन्होंने सेलेक्ट किया कि आप आ जाइए। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से ई-कॉमर्स में ट्रांजिशन कैसे हुआ और क्यों हुआ? मैं 7 साल में रिलायंस में रहा। मैंने अजीरा और काकीनाडा एक एक्सप्लोरेशन साइट है, वहाँ पे काम किया। उसके बाद उसी के दौरान मैं 2 बार IPL रहा। IPL में टीम सिक्योरिटी के साथ विद मुंबई इंडियंस इन मुंबई। और जब काकीनाडा थे तो देन 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। द वन थिंग कि काकीनाडा इज आई थिंक फार फ्रॉम चाइना, फ्रॉम माई होम। ओके। कि चाइना नज़दीक पड़ता है एंड काकीनाडा दूर पड़ता है घर से। तो अब ये बनवास की तरह, काकीनाडा इज गुड प्लेस। मैंने वहाँ पे साइकिलिंग काफ़ी किया, 70 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग में करता था, रनिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते, स्विमिंग, एवरीथिंग वाज गुड। बट अगर वो दूरी को देखा जाए, दूसरा कुछ जिम्मेदारियाँ रहती हैं घर की, तो वो एक था कि अभी कुछ ज़्यादा दूर निकल के आ गए। वहाँ पे आई एन्जॉयड माई 2 years इन काकीनाडा, बट फिर एक शिफ्ट करना था कि एक शिफ्ट करते हैं, किधर निकलना है। देन भी चूज कि इट्स नॉट अबाउट कंपनी की आप किस कंपनी में जाएंगे, इट्स अबाउट डोमेन और क्या इंडस्ट्री। तो देन वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज अमनदीप, हमने बैठा, काफ़ी डिस्कशन किए। देन वी चूज कि ई-कॉमर्स अभी ग्रो करेगा इन इंडिया। 2017 वी स्टार्टेड ट्राइंग टू स्विच कि अभी ई-कॉमर्स में चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंपनीज ग्रो अप हो रही थी, नया सेक्टर बिल्ट हो रहा था इंडिया में, 8-7 साल का, मैच्योर भी नहीं था सेक्टर। एंड उसका जो यू कैन से कि असेसमेंट हमने जो किया, जो आज मुझे लगता हम सही थे उस टाइम पे भी, कि अभी जो चैलेंजेस हैं उसको जिस तरीके से डेल्ट किया जाएगा या फेस किया जाएगा, उसके लिए कोई भी ऐसा मॉड्यूल है नहीं इंडस्ट्री में अवेलेबल जो ट्रेंड पीपल वहाँ पे सप्लाई कर पाए, या फिर अपॉर्चुनिटी लोगों के पास होगा बट क्या वो लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे, रिक्वायरमेंट मतलब जो लोगों का स्किल सेट मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि ई-कॉमर्स का जो रिक्वायरमेंट है। देन आई केम टू डिलीवरी विद इंटेंट कि ई-कॉमर्स जाना है। देन वी चूज कि किस किस कंपनी को हम टच कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज है। देन वी स्टार्ट अप्लाइंग। तो इन 2018 आई जॉइन डिलीवरी एज स्टेट हेड राजस्थान फॉर सिक्योरिटी फॉर मिडल माइल, लास्ट माइल एंड फर्स्ट माइल। So this is start in e-commerce, that is the part. तो ई-कॉमर्स में आपने डिलीवरी के बाद लीडिंग एज ए इन्वेस्टिगेशन लीड इन्वेस्टिगेटर, इस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि इसका सवाल पूछने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं जो इस फील्ड में हैं और कुछ लोग जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसके द्वारा आप प्रोज एंड कॉन्स भी शेयर करें और कैसे चैलेंजेस आपको आते हैं। कॉन्स तो क्या है, काम आप करेंगे तो या तो आप सक्सेस रहते हैं या आप सीखते हैं। देयर आर ओनली 2 ways, क्योंकि आप कर रहे हैं, इंटेंट मस्ट बी गुड, दैट इज द वन थिंग। द सेकंड थिंग कि आप करते क्या हैं। तो ई कॉमर्स का ये है कि आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जब मैं इंडस्ट्री से आया, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं काकीनाडा को, वरना रिफाइनरीज हैं और ये यहाँ पे एक सेट एनवायरनमेंट है कि आप एक बॉक्स में हैं,
बॉक्स बड़ा हो सकता है, जामनगर इज वेरी ह्यूज रिफाइनरी, माई 2 previous site was also very big comparatively, लेकिन उसके अंदर जितने लोग आएंगे वो सारे वेरीफाइड लोग हैं। यू हैव टू डील विद दैट सेट ऑफ पीपल ओनली, कि उन लोगों के बारे में आप जानते हैं, उनका बैकग्राउंड आपके पास है, उनका डिटेल आपके पास है, आपने उनका सब चेक किया है, बीजीबी चेक किया है, कुछ लोग जिम्मेदार हैं उनको अंदर डालने के लिए सिस्टम में, आपका एक एक्सेस कंट्रोल है, आपका मटेरियल मैनेजमेंट है, मैन मैनेजमेंट है, तो सेट आपकी पेरिफेरी में हो रहा है, आपके सिक्योरिटी कंट्रोल से। ई कॉमर्स इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपकी पेरिफेरी में सिर्फ 5 से 7% काम हो रहा है। पेरिफेरी तो है ही नहीं ई कॉमर्स में। नहीं, ई कॉमर्स में पेरिफेरी आप बोल सकते हैं जो वेयर हाउसेज हैं आपके। अच्छा, तो दैट इज पेरिफेरी, जहाँ पे आपका सामान स्टोर है, राइट, या फिर आप जहाँ से आप उसको पैक कर रहे हैं, वो है, वो दैट इज यू कैन से इट सेट प्रोसेस है, वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे, सीसीटीवी कैमराज हैं, उसके अलावा अदर टेक्नोलॉजीज हैं कि भाई आप किस तरीके से मॉनिटरिंग है, लाइव मॉनिटरिंग है, कुछ सेट प्रोसेसेस हैं जिससे कि आपको लॉस प्रिवेंट करना होगा। बट 90 to 95% तो काम बाहर का है, जो आपके अनकंट्रोल्ड एरिया वी कैन से, कि आपको अगर पिक करना है किसी चीज को तो आप क्या पिक कर रहे हैं। एक चीज एक जगह से सही चली, वन दिस यू कैन से एनीथिंग, एनी वन मोबाइल लेफ्ट वन फैसिलिटी इन द इंटेक्ट कंडीशन, राइट। अब वो सबसे पहले एक ट्रक में गया, उस ट्रक से वो हो सकता है किसी दूसरे ट्रक में गया हो, या हो सकता है वो डायरेक्टली गया हो, फिर एक जगह पे वो पहुंचा, उस जगह पे जाके किसी आदमी ने उसको बाहर निकाला, उसके बाद वो रोड पे लेके गया उसको, और उसके बाद वो जब आपके पास वापस आए तो उस मोबाइल की जगह कुछ ऐसी चीज मिले जो गई नहीं। कहीं पर साबुन निकलता है, कहीं पर पत्थर निकलता है, हाँ, मतलब कुछ भी निकलता है। सही बात है। तो अब आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोल दे, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो ब्रॉड हो गया काफी, क्योंकि जहाँ से है नहीं अभी, हाँ, क्योंकि जहाँ से गया दैट इज जस्ट ए प्लेस जिसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, लेकिन जो आगे का जो पूरी चेन है, उस चेन को सिक्योर करना इज द बिग टास्क। तो उसके लिए आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ते हैं। यू मस्ट नो देयर आर 2 और 3 प्रोबेबिलिटी जो आपका है, आप प्रोबेबिलिटी को सेट करते हैं। यू हैव टू वर्क एज पेरेटो, कि आप 20-80-20 पे काम करेंगे। यू कैन नॉट वर्क फॉर एवरीथिंग। तो आप 80-20 पे आपकी प्रायोरिटीज आपको डिसाइड करनी है। आपको ये देखना है कि ट्रेंड्स किधर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। अगर आपके ट्रेंड बन जाते हैं देन यू कैन से कि हाँ, ये 10 चीज़ें मुझे चेक करनी है। तो आपका वो द इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट गेम ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एज पर मी। आप अगर किसी सेट प्रेसेस, किसी पेपर को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये 10 काम मैं करूंगा और रिजल्ट ये आएगा, तो वो नहीं पॉसिबल, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसने किया है उसने वो पेपर नहीं पढ़ा है। तो अगर आप उस पेपर के अकॉर्डिंग कुछ करने का ट्राई करेंगे किसी, देन आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ आएगा, क्योंकि देयर आर 2 पार्टीज हियर। एक जिसने फ्रॉड किया, एक जिसके साथ हुआ, एक जिसने चोरी की, एक जिसके सामान की चोरी हुई। अब जिसके सामान की चोरी हुई या जिसके सामान के साथ फ्रॉड हुआ, द पर्सन मस्ट हैव कैलिबर, मोर कैलिबर देन द पर्सन जिसने ये किया। करेक्ट। अगर आप उसकी वेवलेंथ पे जाके या उससे एडवांस, नॉट जस्ट कि उसकी वेवलेंथ पे आप गए, आप उससे एडवांस नहीं है, फिर वो हिट करता रहेगा और आप हर बार लॉस लेते रहेंगे। तो आपका वे इम्प्रोवाइजेशन पक्का होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन, अगर इम्प्रोवाइज करके करते हैं, सेंस आपके काम करने चाहिए, आपको डॉट कनेक्ट करने आने चाहिए। तो इसमें जैसे आपने बताया कि आपको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, पूरा ओपन, और यू हैव टू डील विद, अब बहुत सारे सिविलियन लोगों से भी डील करना पड़ता है, हाँ, लॉ एनफोर्समेंट से भी डील करना। तो इसमें जैसे कुछ जो बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉ एनफोर्समेंट का बैकग्राउंड नहीं है, प्राइवेट लोग जैसे आप हैं, मैं हूँ, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना रहे हैं, तो उनके लिए कैसा फील्ड है? क्योंकि देखो वो ना बहुत सारे, अब जब आप कोई एक इन्वेस्टिगेशन करते हो ऐसी कोई थेफ्ट की या कुछ ऐसे आइटम लॉस्ट की या कंसाइनमेंट लॉस्ट की बेसिकली, तो आप किसी थीफ से या किसी चोर से स्पेसिफिक नहीं करते, आप पूरे के पूरे एक जो क्या बोल सकते हैं उसको, पूरे गैंग जो होता है ना, स्कैंडल टाइप से जो होता है, उससे डील करते हैं। 2 है उसमें, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड रहता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऑर्गेनाइज्ड में लोग सिंडिकेट की तरह ही काम करते हैं, सिंडिकेट करें, और अनऑर्गेनाइज्ड में कि मौका मिलता है
इन वन ऑफ माई इंटरव्यू माई CSO आस्क्ड मी कि आपने 7 साल की नौकरी में क्या सीखा। देन आई रिप्लाइड कि कई बार लोग बिना प्लान के चोरी करते हैं, कि मौका मिल गया और चोरी कर दी। करेक्ट। देयर इज नो प्लान, कि कोई जा रहा है कहीं से, उसको वो चीज़ दिखी, तो उसने जो ट्राइंगल क्रिएट होता है थेफ्ट के लिए, कि आपका Opportunity। हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपको उस चीज़ की नीड है और आपको उसका भय नहीं है, तो फिर आप कर देंगे। तो वो कई बार प्लान नहीं होता है, इंटेंशन तो ये एवरी टाइम द इंटेंशन इज नॉट राइट, तभी चोरी या फ्रॉड होता है। इंटेंशन तो नहीं बोल सकते कि उसका सही है, बट बिना प्लान होता है, वो आपको छोटे ईट करते हैं, उससे डेंट कम लगता है। सिंडिकेट होते हैं जिनका काम है, जो करते इस तरीके से हैं कि जब उन्होंने उस चीज़ को ईट करना शुरू किया तो विद प्लान वो प्रोडक्ट को चूज करते हैं, एरिया को चूज करते हैं, वो डेट को चूज करते हैं, वो एक वे ढूंढते हैं कि हमें इस तरीके से करना है, वो बिल्कुल प्लान रहता है। तो ऐसे केसेस भी आपने डील किए हैं? हाँ, मैंने किए हैं, काफ़ी केसेस डील किए हैं जिसमें काफ़ी अलग और बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। तो इसमें लाइफ थ्रेट भी रहता है? लाइफ थ्रेट, देखिए एक बड़े पुराने शायर की एक बात है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह, क्या बात। तो आपको किसके साथ क्या बात करनी है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर दूसरे ह्यूमन बीइंग का, उसने गलत किया सही किया वो उसका एक वे है, बट अगर आप अपने ओरा में रह के सही काम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा दिक्कत रहती है। मुझे आज तक ऐसा कोई थ्रेट आया नहीं है। कई बार जैसे बात होती है बहुत सारे लोगों से, कुछ लोग बोलते भी हैं कि उनको थ्रेट भी आते हैं या उनको ऑफर भी आता है। ऑफर तो आ सकते हैं, इसके बारे में तो, क्योंकि जब सिंडिकेट काम करता है तो दे विल ट्राई कि हर चीज़ को पैसे से खरीदा जा सके, क्योंकि उनके लिए बिजनेस है। और आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपको, अगर आप उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको, या फिर आपका जिम्मेदारी वो है कि आपको वो रोकना है, तो ये तो सदियों से चला आ रहा है कि आप उनमें से किसी को अपने साथ शामिल करें तो आसान हो जाता है। फिर कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हैं आपने कोई ऐसा कोई केस क्रैक किया हो, और किस तरीके से आपने कोई क्रैक किया, कोई एक केस? वो कोई भी काफ़ी केसेस हैं, जैसे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग सिंडिकेट्स काम करते हैं। अच्छा। कि उनको जब व्हीकल्स होते हैं उनके बीच में चोरियां करवाई जाती हैं, चलते व्हीकल में करवाई जाती हैं चोरियां, सील लगी रहती है, लॉक्स लगे वो रहते हैं, उनके सबके कट रहते हैं। बिकॉज देखिए अभी क्या है कि एक उसका मोटिवेशन लेवल किस लेवल पे है, दैट इज द पॉइंट जिसको करना है। ही विल गेट डायरेक्ट मनी विद हिज एक्ट, उसका मोटिवेशन है वो, उसका काम है वो गलत है लेकिन है, और वो उसको पूरी जिम्मेदारी से करता है, बिकॉज उसको पता है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है। जिम्मेदारी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो पूरी शिद्दत से करता है वो, तो वो तोड़ ढूंढते हैं। और उस दुनिया में आज तक ऐसा ताला बना नहीं है जिसकी चाबी दूसरी चाबी से नहीं खोले, वरना उसके बाद ताले बनने बंद हो जाने चाहिए थे। दैट शुड बी द लास्ट लॉक। करेक्ट। लेकिन आज तक ऐसा कोई लॉक क्रिएट हुआ नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर लोग में कुछ ना कुछ ऐसा बग है या कुछ ना कुछ ऐसा तरीका है कि उसको आप ओपन कर सकते हैं। राइट। क्योंकि अगर वो ना कि आप अगर 100% पे आ गए हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि पानी भाप बनेगा, इसका मतलब वो अपना रूप चेंज करेगा जैसे ही वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। तो अगर आपके लोग स्टैंडर्ड पे आ गए तो लोग से अलग बनेगा फिर कुछ। तो अभी तक आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं। हमका मतलब पूरा मार्केट पूरे वर्ल्ड में दिक्कत है कि कितना भी अच्छा लोग है वो लोग खोल देते हैं। बट हाँ, काफ़ी अभी ई कॉमर्स जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है तो इम्प्रूव हुए हैं काफ़ी। GPS ट्रैकिंग आ गई है, डिजिटल लॉक्स आ गए हैं, काफ़ी स्मार्ट सील्स आ गई हैं। तो आजकल तो ये लाइव कैमराज भी आ गए ना, जो लाइव कैमराज आप देर, तो तभी इंसिडेंट काफ़ी कम है। अच्छा। अभी वो नहीं है कि आपका कुछ भी हो रहा है और आपको पता नहीं है। आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर देयर, अभी GPS पर है, उसके अलावा इसका चल रहा है। तो भी जैसे आपने, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच में केस भी आए थे, उसमें क्या हो रहा था कि लोग ऑर्डर करते थे, ऑर्डर आता था कैंसिल कर देते थे, लेकिन उनके ऑर्डर जो है पिक नहीं होते थे। कैंसिलेशन के बाद जो वापस लेके जाते हैं उसमें बहुत सारे फ्रॉड बोला सामने वो आए हैं। चार्ज बैक करके एक बड़ा वो इंडस्ट्रियल लेवल फ्रॉड है। वो सिर्फ ई कॉमर्स के साथ नहीं, वो बैंक्स के साथ भी है। वो लूप होल रहते हैं कुछ एक सिस्टम जब नया क्रिएट होता है कुछ भी, और वो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के साथ लूप होल है, वो पूरे इकोसिस्टम के पास है कि एज ए कस्टमर अगर कोई सामान आपको मिला
और अगर आप बोलते हैं कि मुझे सामान इस कंपनी से मैंने इसको पे किया और ये सर्विस मैंने ऑप्ट की इससे, और मुझे सर्विस नहीं मिली या मैंने ये सर्विस वापस दे दी है और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है, तो एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप जाते हैं NPCI पे, तो उस पे जाके यू हैव टू पुट योर कंप्लेंट कि मुझे नहीं मिला है। तो अभी उसका एक वो है, एक फ्रेमवर्क है कि एक सर्टेन डेज में यू हैव टू रिवर्ट एज ए कंपनी, आप रिवर्ट करेंगे कि हमने इसको ये चीज़ वापस दी है नहीं, क्या स्टेटस है। अगर आप उसमें फेल हो गए ड्यू टू एनी इशू, आपका बैंडविड्थ का इशू है या फिर आपने पिक किया है उस चीज़ को, या फिर आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट कुछ है नहीं उस चीज़ का जवाब देने के लिए, यू नीड मोर टाइम, देन ऑल्सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। बट उसमें वो जो टाइम लिमिट का बाउंडेशन है या फिर उसका एक कि आपने 2 या 3 बार लगातार हिट कर दिया, तो फिर ऑटो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अच्छा। और वो अभी वो हिट करता उसको जो मेन जो रहता है उसके बाद में जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया है। तो चार्ज बैक इज द बिग इशू। वो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी बड़े फ्रॉड्स हुए हैं उसमें, तो उसमें बैंक्स के साथ भी उसमें है कुछ इशू। अच्छा। हाँ, तो उस पे है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन है पुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए। तो ये जो ई कॉमर्स का जो सिक्योरिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सुनने में आता है बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है आपकी। मेरे अकॉर्डिंग बड़ा यू कैन से एंटरटेनिंग तो आई कैन नॉट से, बड़ा एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस देना, एनर्जेटिक जॉब है। अच्छा। आपको रोज कुछ वो वे ऑफ थिंकिंग रहता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे सच कहीं से भी मिल रहा है तो मेरे लिए वो बड़ा एक्साइटिंग है। तो यहाँ पे आपको हर रोज कुछ ऐसा मिलता है जो कि आपको वास्तविकता के बिल्कुल करीब लेके जाता है कि लोग ये भी कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी बंद कमरे में बैठ के सोचते हैं कि दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है एंड यू आर एट राइट प्लेस, और आप बाहर जाना ही नहीं चाहते एंड यू विल से कि बाहर गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, तो पहले आपको उस अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा रियलिटी देखने के लिए। तो स्ट्रेसफुल आई कैन नॉट से, बट एक्साइटिंग मेरे लिए इज वेरी एक्साइटिंग। मे बी इट्स माई वे टू लिव माई लाइफ, बट मुझे लगता है कि हाँ मैं तो एंगेज तो आपको 24 घंटे रहना पड़ता होगा जब आप 24 नहीं, बट हाँ एंगेजिंग है, एंगेज करता है और मुझे खुश रखता है। तो मेरे लिए ये अच्छा कि आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ये ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर थोपा जा रहा है तो आई हैव टू डू, देन फिर वो आपको बोरियत जो लगती है या फिर आपको लगता है कि हाँ ये समवन इज कुछ टारगेट भी सुना है कि कुछ टारगेट्स भी मिलते हैं कि भाई इतने वो हर कंपनी हो गया, तो आप कैसे इसको, वो कंपनीज करती हैं, सारी कंपनी, एवरी बिजनेस हैव सम टारगेट एंड एवरी एम्प्लॉय हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस टारगेट्स। तो वो सिंपल टर्म्स है ना बिजनेस की, वो तो एथिक्स है बिजनेस के, नहीं बिना किसी उसके तो आप कैसे करें। तो जैसे बताया कि आपको पूरा एंगेजिंग रहता है, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, या जैसे आपने बोला स्ट्रेस नहीं है, तो अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ, खूब किताबें पढ़ता हूँ, मैं बचपन से पढ़ता हूँ। ये अच्छी चीज़, नौकरी तो अभी काफ़ी बड़ा नया सा शौक कह सकते हैं। शौक है नौकरी? शौक या रियलिटी ऑफ लाइफ वी कैन से कि 22-23 साल की उम्र में शुरू की थी, 12-13 साल हो गए। तो मैं लेकिन पढ़ता हूँ, मैं मुझे जब से याद है, जब से मैंने पढ़ना सीखा तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। वो जो मेरा सिलेबस नहीं था, अच्छा। वो भी जस्ट नोट के सिलेबस। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी ऐसे कि मैं ब्रिलियंट कभी नहीं था कि अपने उसको हाँ कि मैं क्लास टॉपर रहूं, मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा खुद को एनलाइटन करने के लिए पढ़ते हैं? एनलाइटन भी नहीं, मुझे एंगेजिंग लगता है वो भी कि हाँ कुछ नया तो सीख रहा हूँ, एक पैटर्न से अलग बोल सकते हैं। आपने भी पॉडकास्ट के बीच में कुछ एक शायरी बोली थी, तो आप शायरी का भी शौक रखते हैं? हाँ, मैंने आपके बहुत सारे हाँ, लिंक्डइन, आपको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, तो आप बहुत जगह उसमें जाते हैं। हाँ, उसका क्या है, ये कैसे शुरू हुई पोइट्री? ये देखिए, मैं पोइट्री करता हूँ और मैं परफॉर्म भी करता हूँ पोइट्री को। अच्छा। और उसका अब कैसे होती है ये आई कैन नॉट से, बिकॉज अगर वो मेरे अकॉर्डिंग होती तो मैं अब भी लिख रहा होता, कि मुझे सबसे अच्छा लगता था मैं पोइट्री में कुछ क्रिएट करता हूँ। वो बस होती है वो, उसके लिए आई थिंक कि 2-4 चीज़ें हैं। एक है कि आप आसपास के एनवायरनमेंट को कितना फील करते हैं, नॉट जस्ट देखते हैं, आप इन एक्चुअल कितना फील करते हैं। दूसरा, इमोशंस को किस तरीके से पिक करते हैं, कि एक तो आपने कि लेट इट गो छोड़ दो, एक दूसरा पिक करते हैं। तीसरा, एम्पैथी कितनी रखते हैं, नोट्स एम्पैथी कितनी रखते हैं चीज़ों के साथ। फिर आप पढ़ते कितना, जितना आपके पास है आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरी फिलोसफी यही है कि जो मुझे आता है उसके, वो मेरा एक मेरी बाउंड्री है, दायरा है मेरा। वो मेरे लिए दुनिया उतनी है जितना मुझे आता है।
उससे आगे आप नहीं जा सकते। अब कोई मेरे से एक ऐसी बात करे, अगर कोई किसी ऐसी साइंस की बात करे जिसका मैंने जीवन में नाम नहीं सुना, तो आई कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दैट। तो इसका मतलब मेरे इस पूरे ब्रह्मांड में वो चीज़ अवेलेबल है, लेकिन मेरे लिए तो जीरो है वो। आई डोंट नो, दैट इज नॉट गुड पार्ट, बट सब कुछ नहीं है आपको पता, तो आपका दायरा वो तो सिर्फ आपको पता है। तो दायरा बढ़ता रहना चाहिए। तो उस दायरे को बढ़ाने के लिए मैं पढ़ता हूँ। फिर जो पढ़ लिया, जो मैंने इन लिया, वो मैंने पढ़ाई से लिया, मैंने लोगों के से बात करके लिया। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके बारे में मुझे 4 चीज़ें पता है। आपका काफ़ी अच्छा शौक है, आपने इसको शुरू किया, तो एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को, आप भी जॉब करते हैं और आपने अपने आप को एंगेज किया। तो दैट इज द पार्ट कि आप जो इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। दैट इज द बेस। तो मेरे इनपुट के तरीके हैं, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और मैं खुश होता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ। मेरे लिए कोई वो ऐसा, और एवरीवन हैव सम डिफरेंट, आई थिंक, क्लास, करेक्ट, उनका एक इंटरेस्ट है, उनके अंदर कुछ ऐसी कैलिबर्स होंगी जो आपको कभी नहीं पता। वो कोई अच्छा गायक होगा, कोई अच्छा सिंगर ये होगा, लेखक होगा, हो सकता है कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, कोई बड़ा अच्छा इंसान होगा। तो आप कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कितना चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, कितना आप फील कर पाते हैं। जस्ट सिर्फ इंसान नहीं है ना दुनिया में, इतनी स्पीसीज हैं। आप किसी के भी पास जाएंगे, घर पे गाय भैंस हैं, तो मैं जब जाता हूँ, तो मैं जब उनके पास रहता हूँ यार, तो उनका एक अलग फील है। फिर तो इंट्यूशन आते हैं आपको, या ऐसे कुछ ऐसा? इंट्यूशन ही क्या, पोएट्री आई थिंक कि इंट्यूशन के अलावा हो नहीं सकती। बिकॉज मैंने कहा कि अगर वो मेरे अकॉर्डिंग रहे, मेरे अंडर कंट्रोल रहे, तो मैं तो हर टाइम क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम भी कुछ ऐसा सुनते हैं किसी की, या कोई रचना पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है उसने ऐसे कैसे सोचा होगा, उस वर्ड के बारे में कैसे सोचा होगा, या वो जो उसने जो जिस परिस्थिति में बैठ के या जिस सिचुएशन को याद करके वो लिखा होगा, वो मैं इतना बता सकता हूँ। मेरे को 2 शौक थे। मैं रेडियो सुनता था काफ़ी। एक प्रोग्राम आता था विविध भारती पे 8:45 पे शाम को। उसमें वो 3 गज़लें सुनाते थे, और मुझे गज़लें अच्छी लगती हैं, रीज़न मुझे नहीं पता। जब से मैंने गज़लें सुनना शुरू किया, तो मैं एक पेन और पेपर लेता था, एक डायरी था, पुराना सा रजिस्टर जिसको बोलते हैं, आप भरा हुआ शायद किसी सिलेबस से, तो मैं उसमें लिखता था जितना मैं लिख पाता था, गज़लें जो वो बोलते थे। मेरा शौक था, क्योंकि मुझे उस तरीके से याद रहता था, और मैं सुनता था उसको, विविध भारती को मैं काफ़ी सुनता था। फिर मुझे मैंने जो शायरी लिखी, बड़ा यू कैन से ओड है। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था मेरी कॉलेज में शुरू में, तो तब मुझे कुछ आया कि मुझे 2 लाइनें या 4 लाइन्स मेरे को अभी भी याद, वो मेरे फिंगर टिप्स पे रहता है कि पूछती हो हम इतने खामोश क्यों हैं, और गई हो तब से हम बेहोश क्यों हैं। अरे वाह। और बेवफा है तो रहे बेवफा की तरह, बता मेरे आंसुओं पे इतने अफसोस क्यों है। क्या बात है। तो तब मैंने जाके उसको लिखा। फिर मैं खेल रहा था, तब मुझे आया, फिर मैं भाग के गया वहाँ से छोड़ के उसको। मैंने लिखा कि ये था क्या, फिर मैंने उसको ऐसे ही अपने आप ही खुद से ही ये, हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशन कोई थी नहीं कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़े। ऐसे नहीं कोई दिल तोड़ के कुछ गया नहीं, ऐसी सिचुएशन थी नहीं। हम जिन कॉलेज में पढ़े हैं तो वहाँ पे होगा, लेकिन हम थोड़े से अलग प्रवृत्ति के रहे हैं और अलग जगह पे थे, तो वैसा था नहीं कुछ। मतलब वो खुद के जीवन के बारे में तो एटलीस्ट नहीं था। ओके। हो सकता है किसी दोस्त की किसी परिस्थिति के ऊपर उभरा हो कुछ, लेकिन अपना नहीं था, ये मुझे पक्का पता है। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें फिर मैंने शुरू किया कि जो पुरानी गज़लें जो लिखी हुई थी उनकी एक कोट पिक की और उसको आगे ट्राई किया। फिर तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, तो वो किया थोड़ा थोड़ा। फिर मैं उसको परफॉर्म नहीं करता हूँ मैं कभी भी, जो मैंने किसी का एक लाइन पिक किया और उसको मैं नहीं करता, बिकॉज वो मेरा ओरिजिनल आइडिया है नहीं। वो तो मैंने एक्सटेंशन किया है किसी के अच्छे वर्क को, और मुझे नहीं पता मैंने सही भी किया है गलत किया है। हो सकता है जिसने लिखा उसने एक अलग माइंड से लिखा हो, अलग वे में लिखा हो, और मैं कुछ सिर्फ मैं शब्दों के अनुसार चल रहा हूँ, मैं भावना ही नहीं पकड़ पा रहा। फिर मैंने खुद का लिखना शुरू किया। जो लिखना शुरू किया वो इंट्यूशंस आते गए, मैं लिखता गया। फिर बीच में ये हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा कौन सा है और मेरा कौन सा नहीं है। ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि आपको कैसे पता चले, आप लिख रहे हैं उसी रजिस्टर में, आपने कभी रेडियो पे
अच्छा। सुनते हुए लिखा था, उसी में आपने किसी का एक्सटेंशन लिखा है और उसी में आपको कभी रात को कुछ याद आ रहा है, आप वो लिख रहे हो, तो एक पूरा का पूरा फ्रेम क्रिएट हो गया। उसमें 3 पार्ट है, आपको कैसे पता कि आपका कौन सा है? तो मेरे पास उसकी मैनस्क्रिप्ट पढ़ी है अभी भी, मतलब इतने पेज पढ़े हैं, यू कैन से 200 के आसपास, जिनको भी मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो मेरे हैं या नहीं है। तो उनमें से कुछ एक मेरे हैं और कुछ एक तो पक्का है कि मेरे नहीं है, लेकिन कुछ एक पक्का है कि मेरे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो जॉब से इतना टाइम निकाल के आपको टाइम लग जाता है लिखने के लिए? नहीं चाहिए होता, आई थिंक मैंने बताया कि वो अकॉर्डिंग टू मी है नहीं, आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये मैं क्लियर हूँ कि मुझे अगर कुछ लिखना है तो मुझे उसके लिए, हाँ मैंने जैसे कुछ, मैं सोशल इश्यूज पे भी लिखता हूँ, मैं इंसानों पे भी लिखता हूँ, मैं प्रकृति पे भी, फिलोसफी पे आप जाते हैं? फिलोसफी पे, हाँ थोड़ा सा बड़े साधारण शब्दों में अगर कोई गहरी बात अगर मैं बता पाऊँ तो मैं ट्राई वो करता हूँ कि शब्द इतने साधारण हो, आता भी मुझे उतना ही है। तो कुछ आप बता सकते, कुछ है आप? हाँ, कि मैं बताता हूँ कि मैंने लिखा था कभी कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता और बेबस कभी मिसाल नहीं होता और खुद लिखनी पड़ती है अपनी किस्मत, कायदों से कमाल नहीं होता। क्या बात है। और उस खून से सुर्ख है इतिहास के पन्ने, इतने गहरे रंग का गुलाल नहीं होता और जिंदा कौमों की एक ही फितरत, हौसला होता है मलाल नहीं होता। क्या बात है। तो मेरी पूरी जो फिलोसफी है वो ये है कि जो करना है आप कीजिए, आप बाद में कभी रिग्रेट न रहे आपको। हार ठीक है, आपको मिलेगी जीवन में, आप हर बार नहीं जीतते हैं, बट एटलीस्ट कि मैंने ट्राई किया था ईमानदार कोशिश। तो आपका मतलब आपकी जो इच्छा है या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो अचीव करना, सही और गलत नहीं, जो भी इन द सेंस जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हाँ, तो यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। अगर आप ट्राई कर नहीं रहे और आप उम्मीद करें कि हो जाए और उसके बाद में आफ्टर सम टाइम यू विल से कि ये हुआ नहीं या मैं कर लेता तो ये हो जाता, तो मैं उसमें बिलीव नहीं रखता। मैं कहता हूँ जितना कोशिश मैं कर सकता हूँ, जितना मेरा एफर्ट्स में पुट कर सकता हूँ, आई हैव टू डू। मैं नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। पर जितनी जो आपकी जो क्षमता है, हाँ, क्षमता, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है बेसिकली, हाँ, लेकिन तो जो कर्म तो है। कर्म, हाँ, तो गीता में जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो मीन्स कि आप जिस पद पे हैं या आप जिस जगह पे खड़े हैं, उस जगह के अनुसार जो उचित है वो आप कर दीजिए। अभी मैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल में हूँ, मेरा काम है कि मैं एक लॉस को प्रिवेंट करूँ, इन्वेस्टिगेट करूँ और गलत जिसने किया उसको, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो। तो मैं मेरा एक्शन ईमानदारी से करता हूँ, जो मेरा पार्ट है। सही बात। अभी हो सकता है उससे किसी आदमी को जेल जाना पड़े, करेक्ट, तो उसको अपने कर्मों का मिल रहा है, मुझे मेरे कर्मों का मिल रहा है। मैं क्योंकि किसी को नुकसान होगा इसलिए मैं मेरा काम रोक दूं, तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। क्योंकि मेरा जो पद है या फिर मेरा जो काम है वो बना इसलिए है कि मुझे वो करना है। अगर मैंने उसको कंप्रोमाइज कर लिया तो आई डोंट थिंक कि मैं सही जगह पे हूँ। आपका काम है क्या क्या चोरों को पकड़ना है, हाँ, मतलब उसके बाद चोर के साथ क्या हो रहा है, आदमी ने गलत किया तो उस पर एक्शन के लिए होना चाहिए, उसके वो दोबारा नहीं करे, तो उसके लिए जितना किया जा सकता है मैं करूँगा, वो उसमें मैं क्लियर हूँ। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कर देना चाहिए। राइट। तो पोइट्री मैंने कई विषयों पे की, कई चीज़ों पे की, पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी किया। एक बार मैं कि सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेके, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आर्मी में है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो जब संसद पे हमला हुआ था, तब उसके बाद में शायद मुंबई के हमले के बाद मैंने लिखा था कि रक्त रंजित मातृभूमि की चित्कारों पे जो बेहोश रहे, इतिहास के पन्ने पूछेंगे क्यों बंदूकों के मुंह खामोश रहे। तो आप में वो जज्बा रहना चाहिए। आपको हमेशा पता रहता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आप ठीक है दूसरे को शायद बताओ न बताओ आप जो कर रहे हैं, बट आपको एटलीस्ट हमेशा पता रहता है। तो ये मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ, मैंने MA चल रहा है मेरा फिलोसफी से। अच्छा, इग्नू से। तो आप ग्रेजुएशन के साथ अपना मैंने जॉब के साथ हाँ, तो मैं फिलोसफी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैंने काफ़ी पढ़ा है।